Good morning, dear students. Today we will revise chapter number 18, Bills of Exchange. Okay. Open page number है ये 18.1. So students, first of all, what do you mean by bills of exchange? है क्या ये? A bill of exchange is an instrument in writing an unconditional order signed by the maker directing to pay a certain sum of money only to or to order of a certain person or to the bearer of the instrument. ये एक इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, रिटर्न में एक तरह का प्रूफ है. इसमें अनकंडीशनल इट मीन्स ये है कि यहाँ पर कोई फोर्स करके नहीं हो रहा, ये अनकंडीशनल ऑर्डर है साइंड बाय द मेकर. जो भी इसमें इसको मेक करेगा, मतलब बनाएगा, जो इसको इससे ड्रॉ करेगा इस बिल को, ठीक है. डायरेक्टिंग टू पे द सर्टेन सम ऑफ मनी, इसमें जो भी मनी पे करनी है एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को, उसमें उस चीज से रिलेटेड ये सब इसमें मेंशन होगा. टू और टू ऑर्डर टू द सर्टेन पर्सन, जिस पर्सन ने पे करना है और किस पर्सन को पे करना है, और टू द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है. ये इस चीज में वो सब चीजें इसमें मेंशन होंगी इस बिल ऑफ एक्सचेंज में. यहाँ जैसे सपोज अगर कोई सेलर है और कोई एक परचेजर है, तो परचेजर जो है वो सेलर को पे करेगा. तो बिल अगर ड्रॉ कर रहा है सेलर, अगर ड्रॉ कर रहा है तो एक्सेप्ट करेगा उसको परचेजर. परचेजर उसको एक्सेप्ट करेगा, वो उसको सारी रीड करके उसको एक्सेप्ट करेगा. उसमें जो भी कंडीशंस है, क्या कंडीशंस है कि जो भी अमाउंट है जो उसने पे करनी है सेलर को, वो उसको किस डेट को पे करेगा, वो डेट मेंशन होगी उसमें, ठीक है. अमाउंट मेंशन होगा उसमें. तो ये सब चीजें उसमें मेंशन है. और उसके बाद अगर वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है, इट मींस उसको वो सारे जो भी इसकी कंडीशंस हैं वो एक्सेप्टेड है. सो दैट्स व्हाई वो उसको उसके ऊपर साइन कर रहा है और उसको वापस कर रहा है. तो यहाँ ये एक सिचुएशन है. इसमें अब हमारे पास जो पर्सन्स हैं वो कौन कौन है. फर्स्ट वन इज द ड्रॉअर, सेकंड इज द ड्रॉई. इसमें पेई एक थर्ड पर्सन है, हम इसमें पे भी लेके चल रहे हैं. वैसे अदरवाइज यहाँ टू पार्टीज हैं, ड्रॉअर एंड ड्रॉई. बट यहाँ पेई थर्ड पर्सन कैसे हो जाता है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. ड्रॉअर कौन है यहाँ पर? इज द सेलर, जो कि रिसीव करेगा मनी को फ्रॉम द समवन. समवन कौन है यहाँ पर? ड्रॉई. ओके. ही इज द परचेजर या फिर डेटर आप जिसको बोलते हो, ठीक है. द बिल ड्रॉन एंड हु इज लायबल टू पे द अमाउंट मेंशन इन द बिल, जो कि लायबल है इस बिल को पे करने के लिए. और वही पर्सन एक्सेप्ट करेगा टू पे द अमाउंट बाय राइटिंग द वर्ड एक्सेप्टेड. तो यहाँ पर एक्सेप्टेड वर्ड लिख के उसको एक्सेप्ट करेगा इस बिल को ऑन द बिल एंड देन साइन इट, उसके ऊपर साइन करेगा अपने. यही इसका एक प्रूफ होता है. अ बिल इज कॉल्ड अ ड्राफ्ट बिफोर इट इज एक्सेप्टेड. अगर जब तक ये एक्सेप्टेड नहीं है ना ड्रॉई के थ्रू, तब तक ये बिल नहीं है, तब तक ये एक ड्राफ्ट है. okay? जैसे ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा और उसके ऊपर अपने साइन कर देगा एक्सेप्टेड लिख के, देन ये बन जाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है. थर्ड पार्टी इसमें जो आ रही है वो है पेई. ये वो पर्सन है टू होम द पेमेंट इज टू बी मेड इज कॉल्ड पेई, जिसको द ड्रॉअर हिमसेल्फ, यहाँ पर जो ड्रॉअर है वही पेई हो सकता है, एंड थर्ड पार्टी में भी पेई हो सकती है, ठीक है. ड्रॉअर कौन है? ड्रॉअर हमारा सेलर है, वो भी पे ही हो सकता है अगर उसी के पास बिल है लास्ट तक. और अगर उसको पहले नहीं डिस्पोज कर लो पैसे की, तो वो बैंक से जाके डिस्काउंट करवा सकता है. या अगर उसने किसी और को पर्सन को पैसा देना है, तो यानी कि सपोज उसने आगे किसी और को पे करना है, तो वो पेमेंट कैश में ना देके आगे ये बिल को ही एंडोर्स कर सकता है. ओके. उस केस में पे ही कौन हो जाएगा? वो थर्ड पर्सन हो जाएगा, जिसके पास भी वो बिल होगा. So the drawer will be the payee of the bill if it retains the bill till the date of maturity. अगर वो लास्ट तक अपने पास बिल रखता है तो ड्रॉअर ही पेई होगा and receives the payment. लेकिन अगर बैंक के पास बिल होता है या किसी थर्ड पर्सन के पास बिल होता है, यानी कि जो इंडोर्स मैंने आपको भी बताया केस, तो उस केस में थर्ड पार्टी विल बी पेई. उस केस में थर्ड पार्टी पेई हो जाएगी, चाहे वो बैंक है चाहे वो कोई थर्ड पर्सन है. ओके. यहाँ 3 पर्सन की हमने यहाँ पर बात की है. आगे यहाँ एक आपके पास स्पेसिमेन भी बनी हुई है बिल ऑफ एक्सचेंज की, आप देख लेना, ठीक है. देन है प्रोमिसरी नोट. तो क्या होता है, समटाइम जो परचेजर ऑफ गुड्स है ना, यानी कि डेटर जो है वो हिमसेल्फ राइट्स अ नोट. तभी वो खुद ही एक नोट लिख देता है, उसके ऊपर अपने साइन कर देता है एंड गिव्स इट टू द सेलर ऑफ द गुड्स. वो सेलर को उसको दे देता है. इट इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट. ये डिफरेंस है. आपको अगर डिफरेंस आ जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में, तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए कि बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ड्रॉ कर रहा है, और प्रोमिसरी नोट जो है वो ड्रॉई यानी कि परचेजर ड्रॉ करता है, ठीक है. इट इज कॉल्ड प्रोमिसरी नोट. यहाँ पर ये एक तरह का प्रॉमिस करता है कि वो अपनी पेमेंट इतने टाइम में इस पर्सन को पे करेगा, ठीक है. ये होता है प्रोमिसरी नोट.
it must be in writing. There must be a promise to pay the certain amount in it, and इसमें जो promise जो है वो to make the payment must be unconditional. Amount to be paid must be specified. वो बिल्कुल clearly इसमें mention होना चाहिए कितना amount. It must be signed by the maker और promiser जो भी बना रहा है, यानी कि यहाँ पर debtor के sign होने जरूरी हैं. And the name of the payee must be mentioned in it. Payee यानी कि कौन, जिसको उसने पेमेंट करना है उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है. It means seller का नाम. And the promissory note cannot be made payable to bearer and it must be stamped according to its value. तो ये स्पेसिमेन प्रोमिसरी नोट का भी बना हुआ है, आप देख लेना. ओके, इसमें हमारे पास टू पार्टीज हैं, एक मेकर है और एक पेई है. मेकर कौन है, जो उसको लिख रहा है, राइट कर रहा है, ड्रॉ कर रहा है, यानी कि ही इज द पर्सन हु राइट्स अ प्रोमिसरी नोट एंड साइन इट. और ये कौन है, ये डेटर है. और पेई यहाँ पर कौन है, ये हमारा जिसको पेमेंट लेना है, सेलर. ही इज द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू गेट द पेमेंट. ठीक है, यहाँ पर आपका ये पेई है, जो एक तरह से वो पहले ड्रॉअर था, वही पेई है. ओके, दोनों में डिस्टिंक्शन गिवन है, आप देख लेना, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. एंड डेज ऑफ मैच्योरिटी एंड डेज ऑफ ग्रेस. यस, मैच्योरिटी डेट आप जब भी यहाँ पर काउंट करेंगे, जैसे आपके पास 2 मंथ की मैच्योरिटी डेट है, आज अगर बिल लिखा जा रहा है, सपोज ड्रॉ हो रहा है, तो आज से अगर 2 मंथ्स हैं तो आज क्या डेट है, 10 दिसंबर. ठीक है, 10 दिसंबर से 2 मंथ्स काउंट करेंगे हम. 10 दिसंबर से 10 जैन टू 10 फेब, अगर मंथ्स में आ रहा है तो. प्लस उसमें हम डेज ऑफ ग्रेस, यानी कि हमारे पास 3 डेज होते हैं जो इसमें हम ऐड करते हैं, प्लस 3 डेज. ये हो जाएगी 11, 12, 13 ऑफ फेब्रुवरी, ये डेट आएगी. अब मेच्योरिटी डेट आपको इस तरह से निकालनी है. पहले तो आप उतने मंथ्स काउंट कर लो, प्लस उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस आप उसमें ऐड करोगे, और जो डेट आएगी दैट डेट विल बी मेच्योरिटी डेट. क्लियर है ये भी आपको? इस तरह से आपकी कुछ इमरजेंसी, अगर कोई हॉलीडे आ जाती है, इमरजेंसी वाली कोई हॉलीडे आ जाती है, तो देन मेच्योरिटी डेट विल बी शिफ्ट इन नेक्स्ट डे. आपका नेक्स्ट डे जो होगा वो मेच्योरिटी डेट हो जाएगी. लेकिन अगर ये आपकी पब्लिक हॉलीडे है, मतलब समझते हो जैसे कि कोई संडे है, या फिर कोई 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस टाइम में अगर डेट आती है जो कि पहले से ही क्लियर होता है कि वो छुट्टी है, तो उस केस में डेट, जो मेच्योरिटी डेट विल बी 1 डे बिफोर, एक दिन पहले हो जाएगी आपकी, जैसे कि 12 फरवरी. क्वेश्चन में गिवन होगा आपके पास कि क्या सिचुएशन है, उसके अकॉर्डिंगली देख लेना आप मेच्योरिटी डेट कैसे हमें निकालनी है. ठीक है, उसके बाद हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहे हैं. यहाँ पर अब बिल्स, यहाँ पर हमारे पास जो है, फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग, बिल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज. यहाँ एक बिल्स रिसीवेबल है और एक बिल्स पेएबल है. द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव मनी ड्रॉज द बिल and gets it accepted from the person who is liable to pay. As such, the same bill is bills receivable. ठीक है, वो है bill receivable from the point of view of the drawer. And bills payable क्या है, from the point of view of the acceptor. ठीक है, so यहाँ पर अब आपके पास सीधी में जर्नल एंट्रीज पे आ रही हूँ. अभी जैसे ही बिल ड्रॉ होगा और 2 पार्टीज हैं हमारे पास, दोनों पार्टीज की बुक्स में हमें एंट्रीज करनी है. In the books of drawer and in the books of drawing. यहाँ मेन हम 2 पार्टीज लेके चल रहे हैं. ड्रॉअर कौन है आपके पास, सेलर, जिसने सेल किया है. तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर, इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग. ठीक है, तो ये रिवीजन लेक्चर है, तो इसमें हम थोड़ा सा शॉर्ट चलेंगे ताकि मैं सारा टॉपिक इसमें आपके कवर कर दूं. फर्स्ट जो इसमें हमारा टॉपिक है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो ड्रॉअर है वो यहाँ पर बिल ड्रॉ कर है ना, तो मैं यहाँ पर इनका एक नेम ले लेते हैं. ड्रॉअर का नाम मैंने ले लिया है और ड्रॉई का नाम ले लिया मैंने वाई, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. अभी हमारी एक सिचुएशन है, व्हेन एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई. अब ये गुड्स को सेल कर रहा है वाई को, तो एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए इसकी बुक्स में क्या होगी, वाई डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री आप करते हो. और इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, ड्रॉई की केस में क्या आएगी, ये परचेज कर रहा है, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स. ओके, व्हेन एक्स रिसीव्ड अ बिल ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई.
वाई उसने बिल ड्रॉ किया और वाई ने उसको एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद रिटर्न किया है एक्स को। अब ये सिचुएशन है आपकी सेकंड सिचुएशन, ठीक है। नाउ द एंट्री विल बी, ये फर्स्ट एंट्री थी आपकी, सेकंड सिचुएशन आपको क्लियर है। एक्स ड्रॉ बिल एंड वाई एक्सेप्टेड, साइंड एंड रिटर्न टू एक्स, उसने वापस एक्स को कर दिया है, दैट इज योर सिचुएशन। तो एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल इसने रिसीव किया है तो कहां से रिसीव किया है, वाई से, तो टू वाई, ओके। और सेकंड अगर इसी सिचुएशन अगर हम देखें तो ड्रॉई के केस में क्या होगा, इसने एक्सेप्टेंस को जो है वो एक्सेप्ट किया है, एक्सेप्टेंस दी है इसने उसकी। तो एंट्री विल बी, इसकी फर्स्ट एंट्री ये थी और सेकंड है एक्स डेबिट, इसके लिए क्या हो जाएगा, बिल्स पेबल, क्योंकि इसने पे करना है, ये रिसीवेबल है पर्सन और ये पेएबल है, तो ये अपने आप में मेंशन करेगा टू बिल्स पेएबल अकाउंट, इसकी एंट्री हो जाएगी, राइट। थर्ड सिचुएशन क्या है, व्हेन द बिल इज रिटेन्ड बाय द एक्स टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड वाई पेज द अमाउंट ऑफ बिल ऑन द मैच्योरिटी। अब जो थर्ड एंट्री होगी वो आपकी मैच्योरिटी डेट भी आएगी, यहाँ पर डेट चेंज हो जाएगा। सपोज अगर आज की डेट मैंने बोली थी कि 10 दिसंबर है, तो 10 दिसंबर को अगर सेल हुआ, 10 दिसंबर को अगर बिल लिखा जा रहा है तो ये डेट्स आपकी सेम डेट की हो जाएंगी। लेकिन जब पेमेंट होगी, थर्ड सिचुएशन जो हम थर्ड एंट्री में आ रहा है, नेक्स्ट सिचुएशन, पेमेंट ये पर्सन रिसीव करेगा और ये पे करेगा, ये कब करेंगे, मेच्योरिटी डेट पे। तो यहाँ पर आपकी डेट जो है वो आपने चेक करके मेच्योरिटी डेट यहाँ पर मेंशन करनी है। पहले आप इसे कैलकुलेट कर लेना, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ऐसे ही जैसे भी हमने 13 फरवरी निकाला था, तो वैसे ही आपने यहाँ पर मेच्योरिटी डेट को मेंशन करना है। मेच्योरिटी डेट आ जाएगी यहाँ पर, मेच्योरिटी डेट में अगर बिल लास्ट तक इस पर्सन के पास ही है, यानी कि ड्रॉअर के पास ही है, तो उस केस में ये पर्सन पैसा रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा, पैसा, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू किसके बदले में, बिल्स के बदले में, तो टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, राइट। ये थर्ड एंट्री है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉअर। और अब इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग में क्या करेंगे हम, पेमेंट आपको मेंशन होगी, ये पर्सन पेमेंट कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, पेमेंट जब ये करेगा तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये पेमेंट कर रहा है तो बैंक बिल भी क्रेडिट, ये रिसीव कर रहा है तो बैंक बिल भी डेबिट, ओके। ये तो थी फर्स्ट 3 एंट्रीज। इससे रिलेटेड अगर आप एक दो क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। इसके बाद आगे आगे जैसे सिचुएशंस कहाँ चेंज होती है, मैं सिचुएशन सारी आज आपको क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट जो सिचुएशन है, व्हेन द बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। अब अगर सपोज कर लो कि इसके टाइमिंग में 2 मंथ्स का भी गैप है, लेकिन एक्स को पहले ही नीड है पैसे की, उसको पहले ही रिसीव करना है पैसा, क्योंकि वो 2 महीने वेट नहीं कर सकता है, उसको आगे किसी का देना हो सकता है, ये कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो इसके पास एक ऑप्शन रहती है ड्रॉअर के पास कि अपना बिल बैंक को देके वहां से पैसा ले सकता है, इसको कहते हैं बिल डिस्काउंट करवाना। तो बिल इज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, ठीक है। अगर ये पहले लेगा तो मेच्योरिटी डेट से पहले ही ले रहा है, सपोज कर लो आज ही ले रहा है 10 दिसंबर को, फर्स्ट एंट्री भी आपकी 10 दिसंबर की है, सेकंड भी 10 दिसंबर की है, और थर्ड एंट्री भी अभी आपकी थर्ड, क्योंकि इसने आज ही पेमेंट ले लेनी है, किससे लेनी है, बैंक से ले लेनी है, ठीक है। तो अभी ये बैंक से जब पेमेंट ले लेगा तो यहाँ पर डिस्काउंट थोड़े चार्जेस वो डिडक्ट करेगा, क्योंकि 2 महीने का जो इंटरेस्ट बनता है उस अमाउंट के ऊपर बैंक उसको डिडक्ट करके ही इसको पेमेंट करेगा, पूरा पेमेंट नहीं करेगा, क्लियर है। यानी कि पैसा तो उसको देगा, पैसा देने से बैंक विल बी डेबिट और ये बदले में दे देगा अपना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, एंट्री विल बी सेम, एंट्री सेम है इसकी, लेकिन इसको यहाँ पर सेम डेट पे, आज के डेट पे ही वही अमाउंट नहीं मिलेगा, उस अमाउंट में कुछ ना कुछ डिडक्ट होकर मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि 2 महीने का इंटरेस्ट जो है वो बैंक इसमें से डिडक्ट करके इसको देगा, उसी को हम कहते हैं डिस्काउंट करवाना, ठीक है। तो वो उन चार्जेस को हम नेम देते हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी, अब ये सेम डेट पे ही कर रहा है, तो ड्रॉअर विल रिसीव द सेम अमाउंट बट डिस्काउंट लेस होने के बाद, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, और देगा क्या, ये उसके बैंक को क्या दे रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट,
ठीक है, ये मेच्योरिटी डेट तक इसने वेट नहीं किया है, इसकी तीनों एंट्रीज 10 दिसंबर की आज की डेट की हो रही है। ठीक है, और जो भी पेमेंट होगा, जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके पास गिवन होगा, आपने 2 मंथ्स के लिए उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर लेना है, निकाल लेना है, और वो इन डिस्काउंटिंग चार्जेस पे शो कर दोगे। सपोज कर लो 10,000 का अमाउंट है, तो 10,000 से ही इन्होंने सेल्स किया है, सेकेंड एंट्री भी 10,000 से ही बिल लिखा गया है। ठीक है, अभी इसको आज ही नीड है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके बैंक ने 15% लगा दिया है। 2 मंथ्स के लिए आप कैलकुलेट करोगे 10,000 15% फॉर 2 मंथ्स, आप कैलकुलेट कर लो 2/12, देखो कितना आता है। इट इज 250, तो 250 चार्जेस हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस 250 हैं। 250 डिडक्ट करके अब कितना पैसा बचता है, 10,000 माइनस 250, ये आ जाएगा आपके पास 9,750। ये पैसा रिसीव करेगा आप ड्रॉअर बैंक से, ओके, और बिल दे देगा उनको 10,000 का। लेकिन जब ड्यू डेट आएगी, इसमें कोई सिचुएशन में चेंज नहीं आएगा। ड्रॉई की सिचुएशन में क्यों चेंज नहीं आएगा, क्योंकि इसने तो बिल 10,000 से ही लिखा हुआ था, तो 10,000 से इसकी परचेजेस हैं, 10,000 से ही इसने बिल ड्रॉ किया है, बिल एक्सेप्ट किया है, और ये मेच्योरिटी डेट पे आएगा तो ये तो पेमेंट करेगा। अब बिल जिसके पास भी होगा, ये इसको पेमेंट तो करना ही है। अगर बिल ड्रॉअर के पास था तब भी इसने पेमेंट किया, लेकिन अगर बिल अब अगर बैंक के पास है तब भी ये पेमेंट करेगा। तो इसकी तो सेम एंट्रीज रहेंगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और व्हेन वाई पेज द अमाउंट ऑफ द बिल ऑन द ड्यू डेट, तो ये सेम एंट्री में कर दिया है, दिस पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, और इसने ये पहले ही एंट्री कर ली कि 10 दिसंबर की होगी, लेकिन ये आपकी 13 फरवरी की होगी, मेच्योरिटी डेट पे होगी। ये अपनी पेमेंट मेच्योरिटी डेट पे ही करेगा, लेकिन अब ये पेमेंट जाएगी बैंक के पास। हमें बैंक अकाउंट नहीं बनाने हैं, तो इससे अभी कोई लेना देना नहीं होगा, हमें सिर्फ ड्रॉअर और ड्रॉई को देखना है। तो यहाँ पर मेच्योरिटी डेट पे कुछ भी शो नहीं करना आपको, यानी कि इसकी सिचुएशन यहीं पर ही खत्म, इसका जो भी स्टैंड था यहाँ पर। लेकिन अगर आगे जाके ये बिल नहीं पे कर पाता ये पर्सन वाई, तो वो बिल डिसऑनर हो जाता है ना। तो बिल डिसऑनर होने की वजह से अब बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, बिल किसके लिए लिखा हुआ था, एक्स के लिए, मतलब यहाँ वाई इज लाइबल टू पे टू एक्स, यहाँ पर एक्स के लिए पे था, वो लाइबल है। और अगर एक्स की पेमेंट अभी वो नहीं कर पाता है वाई, तो और बिल है आपका बैंक के पास, और बिल हो जाता है डिसओनर। नेक्स्ट सिचुएशन, यहाँ तक कि अगर आपको सिचुएशन समझ आ गई है तो नेक्स्ट सिचुएशन में चलते हैं। एक मिनट, इसमें एक दो भी पॉइंट और भी है। अभी इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल, इंडोर्समेंट डिसऑनर की बात अभी बाद में करते हैं, पहले इंडोर्समेंट भी है इसमें। तो इंडोर्समेंट मींस, मैंने पहले भी थोड़ा सा क्लियर किया है इसमें आपको, इंडोर्समेंट मींस साइनिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसफरिंग इट टू अनदर। अगर सपोज कर लो ड्रॉअर ने वाई से पेमेंट लेना है, लेकिन हो सकता है जेड को देना हो, जेड को देना हो, तो अभी ये क्या करेगा, ये बिल हो सकता है कि वो वेट नहीं कर रहा, तो इसने क्या करना है, ये कहेगा कि अब मेरा बिल ही ले लो, यानी कि एक्स अपना बिल जो है वो किसको दे रहा है, जेड को। अब यहाँ जेड कौन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन यहाँ अगर इन्वॉल्व होगा, तो यानी कि अगर वो बिल ही उसको एंडोर्स कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, तो दिस प्रोसेस वी कॉल्ड इंडोर्समेंट, इसको हम इंडोर्समेंट बोलते हैं। तो इन इंडोर्समेंट, यहाँ एक पर्सन इंडोर्सर है और दूसरा इंडोर्सी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो एंट्रीज होंगी वो आप देख लो क्या होंगी। अब यहाँ पर 3 पर्सन आ गए हैं, एक्स ड्रॉअर, वाई ड्रॉई, और जो जेड है यहाँ पर वो थर्ड पर्सन इसमें इंक्लूड हुआ है एज ए इंडोर्स, एज ए इंडोर्सी, इंडोर्सी है वो। द पर्सन टू whom द बिल इज endorsed इज कॉल्ड इंडोर्सी, और जो पर्सन इंडोर्स करता है, मतलब द पर्सन इंडोर्सिंग द बिल, दैट इज नोन एज इंडोर्सर। अगर ये पर्सन एक्स जो है वो जेड को अपना बिल दे रहा है, तो एक्स विल बी इंडोर्सर और जेड विल बी इंडोर्सी। ठीक है, और वाई तो ड्रॉई ही है, इसका कहीं नेम मैंने चेंज नहीं किया। ये ड्रॉअर भी है और इंडोर्सर भी है सेम टाइमिंग पे, क्योंकि ड्रॉअर इसलिए है क्योंकि इसने बिल ड्रॉ किया, और ये ड्रॉई है।
और अब यही बिल वो आगे जेड को शिफ्ट करने वाला है, ट्रांसफर करने वाला है, तो तब ये बन जाएगा इंडोर्सर। ड्रॉर के साथ साथ ये बन जाएगा इंडोर्सर, और जेड विल बी इंडोर्सिंग, क्योंकि वो ड्रॉइंग तो हो नहीं सकता, उसको तो सीधा हम बिल दे रहे हैं, तो उसको भी कोई नेम तो हमें देना ही है। सो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड इंडोर्सी, वो इंडोर्सी हो जाएगा जेड। तो यहाँ तक अगर आपको सिचुएशन क्लियर है, तो आगे अब हमारे पास थर्ड पर्सन आ रहा है, इसमें जेड आ रहा है, और जब जेड को आप कैश दे रहे हो, बिल दे रहे हो, सीधा ये बिल दे रहा है, पेमेंट नहीं दे रहा, तो फर्स्ट टू एंट्रीज तो ये ऐसे अपनी करेगा ही करेगा, ठीक है। फर्स्ट टू पर्सन, फर्स्ट टू में तो ये इसको करना ही है। पहले मैं एक और बात क्लियर करूं कि ड्रॉइंग के केस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसको कोई लेना देना नहीं है कि आगे पर्सन कौन है, ठीक है। ये इसने गुड्स परचेज की, इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया और ये पेमेंट करेगा, इसने अपना प्रोसेस सेम चलाना है, ये बात अपने माइंड में रख दो, क्योंकि इसने अपना सिचुएशन सेम रखी, इसकी सिचुएशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ये पेमेंट करेगा। अब पेमेंट ये किसको करेगा, जिसके पास बिल है, बिल अगर ड्रॉर के पास है तब भी ये सेम डेट को पेमेंट करेगा, बिल अगर बैंक के पास है तब भी ये सेम डेट को पेमेंट करेगा, बिल अगर आप थर्ड पर्सन के पास है जैसे कि जेड के पास है तब भी ये सेम डेट को पेमेंट करेगा। तो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग देयर विल बी नो एनी चेंज, ठीक है, किसी भी एंट्री में कोई चेंज नहीं है, तो इसको एज इट इज ही आपने रहने देना है, इस केस में आपको कोई भी चेंज नहीं करना। तो चेंज कहाँ होगा, चेंज सिर्फ दो सिचुएशन में होगा, एक एक्स में और एक जेड में, यानी कि एक्स जो है वो बिल दे रहा है, किसको दे रहा है, जेड को, और जेड उसको एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ इन तीन एंट्रीज को आप सेम ही रहने दो, लेकिन अब यहाँ जो थर्ड पर्सन हम ऐड कर रहे हैं वो एज ए इंडोर्सी, उसकी एंट्रीज क्या होंगी और इसमें क्या चेंज आएगा। फर्स्ट एंट्रीज विल बी सेम, लेकिन जैसे ही इसके पास बिल आ गया, अब ये बिल किसको दे रहा है, जेड को, तो अब वो डेट मेंशन है कि किस डेट को दे रहा है, तो वो डेट आप लिख दो, अदरवाइज सेम डेट ही चलने देना, जिस डेट को ये लिख रहा है उस सेम डेट को भी दे सकता है, तो वो क्वेश्चन में मेंशन होगा, आपके पास डेट वगैरह सब मेंशन होगी। अब ये बिल किसको ट्रांसफर कर रहा है, जेड को, तो एंट्री विल बी, क्योंकि जेड एक्सेप्ट कर रहा है, जेड इज रिसीवर, आपका जो रूल है ना, फर्स्ट रूल, तो रिसीवर जो है वो डेबिट होता है हमारा, तो जेड रिसीव कर रहा है बिल, क्या बिल किसको रिसीव कर रहा है, बिल को, तो टू बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। ये बिल चला गया जेड के पास, यानी कि आप लिख दो बिल्स रिसीवेबल किसको किया हमने, एंडोर्स्ड, या एंडोर्स वर्ड लिखेंगे हम, किसको एंडोर्स कर रहे हैं, जेड को, ओके, क्लियर है। मैंने बोला वाई के केस में कोई एक सिचुएशन में कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, उसकी तो एज इट इज रहने दो, लेकिन यहाँ जर्नल हम बनाएंगे, यहाँ पर जेड कर दिया, इन द बुक्स ऑफ जेड, जैसे ही ये बिल जेड को देगा तो जेड उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट करने के लिए जैसे इसने वाई से बिल एक्सेप्ट किया था, एंट्री यही रहेगी, जब इसने बिल एक्सेप्ट किया था तो एंट्री क्या की थी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, अब यहाँ z एक्सेप्ट कर रहा है तो एंट्री ये भी यही वाली करेगा, क्योंकि जब बिल्स एक्सेप्ट होगा तो बिल विल बी डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, लेकिन ये किससे ले रहा है, इसने तो y से लिया था, और ये जो z है ये x से ले रहा है, तो 2x, ये x का नाम दिखाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसको बिल मिल गया, तो बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, ये इसने रिसीव किया है बिल, किससे रिसीव किया है, x से, जिस डेट को ये दे रहा है ये उसी डेट को ले रहा है, याद रखना ये डेट सेम होंगी, जिस डेट को ये दे रहा है उसी डेट को ये एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है उसको, तो ये सेम डेट होंगी। लेकिन अब पेमेंट किसके पास आएगी, आप देखो बिल किसके पास है, बिल है जेड के पास, तो अभी जो पेमेंट वाई करेगा, वाई की सेम एंट्रीज है, वो तो पेमेंट करेगा ही सेम मेच्योरिटी डेट पे जाके, अब मेच्योरिटी डेट, यहाँ पर जो डेट आएगी अब आपकी मेच्योरिटी डेट आ जाएगी, कौन एक्सेप्ट करेगा उस अमाउंट को, वो जेड करेगा, क्योंकि एक्स ने तो अपना बिल जेड को दे दिया, एक्स ने जो पैसा जेड को देना था अब वो उसको वाई से रिसीव कर लेगा, लेकिन एक्चुअल में वो पेमेंट एक्स की थी, ठीक है, एक्स ने ही देना था जेड को, लेकिन वो अब वाई के थ्रू दे रहा है, क्योंकि वाई ने एक्स को देना और एक्स ने जेड को देना, ओके। अब ये डायरेक्टली वाई जो है वो जेड को पे कर रहा है, तो यहाँ रिसीव कौन करेगा, अब जेड पेमेंट रिसीव करेगा, जब जेड पेमेंट रिसीव करेगा तो क्या एंट्री करेगा,
पेमेंट विल बी रिसीव तो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा रिसीव होता है तो बैंक डेबिट होगा, और बदले में टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब ये पेमेंट जो ये रिसीव करता था पहले, अब वही एंट्री हमने यहाँ की है, क्योंकि ये पर्सन रिसीव करेगा उस अमाउंट को, अमाउंट ऑफ द बिल रिसीव्ड, अमाउंट ऑफ बिल रिसीव्ड, राइट। ये सिचुएशन आपको क्लियर है? मतलब इन द बुक्स ऑफ X, इन द बुक्स ऑफ Y में सेम है, कोई सिचुएशन में चेंज नहीं है, क्योंकि वो पेमेंट करेगा मैच्योरिटी डेट पे, और ये पर्सन अब रिसीव करेगा। इसने अपना बिल जब इधर इसको शिफ्ट कर दिया, बिल शिफ्ट करने की एंट्री है जेड डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, और जैसे ये बिल शिफ्ट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है इसको, और ये रिसीव कर रहा है, तो एंट्री विल बी बिल्स रिसीवेबल डेबिट टू। क्लियर? ये सिचुएशन है। अब अगर इस टाइप में क्वेश्चन आता है तो आपको तीनों की बुक्स में एंट्रीज कर देनी है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, व्हेन द बिल्स इज सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। कई बार क्या होता है ना कि जब आप डिस्काउंट कराते हैं तो इंस्टेड ऑफ डिस्काउंटिंग द बिल इट इज सेंट टू द बैंक विद द इंस्ट्रक्शंस टू कीप द बिल टिल मैच्योरिटी एंड कलेक्ट इट्स अमाउंट फ्रॉम द एक्सेप्टर ऑन दैट डेट। In such case, बैंक will not credit the customer's account. बैंक ने उस टाइम पे कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट नहीं किया until the amount of the bill is actually realized by it. तो यहाँ इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगी? When the bills are sent for collection, तो सेंडर जो है द बिल का सेंडर जो है ओपन ए न्यू अकाउंट, तब उसको एक नए अकाउंट के साथ ओपन करता है, वो नया अकाउंट होता है बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन। बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन, इसके नाम से हम अकाउंट ओपन कर लेंगे। सो दिस इज द पर्सनल अकाउंट एंड डेबिटेड व्हेन द बिल आर सेंट फॉर कलेक्शन। जैसे ही बिल जो है वो कलेक्शन के लिए भेजा जाएगा तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पर बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR। और ऑन द सेम ऑन द ड्यू डेट, जब उसको मैच्योर होना है, व्हेन द इंटीमेशन ऑफ एक्चुअल रियलाइजेशन, जब पैसा रिसीव होगा, तो उस केस में बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। ये दो एंट्रीज आप इसमें ऐड कर लेना, ठीक है। तब आप पैसा रिसीव कर रहे हो। यहाँ दो एंट्री है यहाँ पर। फर्स्ट ये है कि बिल सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, तो एंट्री विल बी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। और जब अमाउंट जो है वो बैंक से कलेक्ट कर ली जाएगी बैंक द्वारा, तो उस केस में एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। एक छोटा सा टॉपिक था। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रिटायरिंग द बिल अंडर रिबेट। When the drawee makes the payment of the bill before its due date। अब क्या होगा, दो सिचुएशन है हमारे पास करते आ रहे हैं कि ड्रॉअर है और ड्रॉई है, ठीक है। ड्रॉअर है ड्रॉई, और X और Y है, मतलब दो पर्सन है यहाँ पर। और ड्रॉई के माइंड में आ रहा है कि मैं पहले ही पेमेंट कर दूं, क्योंकि उसके पास पहले पैसा आ गया। कहने का मतलब है कि ड्यू डेट से पहले ही पैसा आ गया। जैसे हमारी ड्यू डेट तो बनती है 13 फरवरी, अगर मैं आज बिल हम लिखते हैं तो, और उसके पास पेमेंट सपोज कर लो पहले आ जाती है, सपोज जनवरी में आ गई, एक महीना पहले आ गई है, कुछ अभी आज थोड़े दिनों में आ गई, 15 दिनों में आ गई, तो उस केस में क्या होगा, फिर वो पहले ही पेमेंट कर सकता है, ठीक है। इन सच ए केस द होल्डर ऑफ द बिल यूजुअली अलाउज अ डिस्काउंट। अब वैसे तो पेमेंट देखो 2 महीने बाद आनी थी, लेकिन अगर वो 1 महीने बाद ही दे देता है, तो अब ये ड्रॉअर क्या करेगा, ड्रॉई को कुछ डिस्काउंट दे देगा, 1 महीने का डिस्काउंट दे देगा। जैसे बैंक से ये पेमेंट लेते हुए डिस्काउंटिंग चार्जेस पे कर रहा था, ऐसे ही जब ड्रॉई मतलब वाई अगर एक्स को पहले ही पेमेंट कर देता है, 1 महीना पहले पेमेंट कर देता है, सपोज रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होगा आपके पास, जैसे लाइक 15% यहाँ गिवन था, तो उतना 15% के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर 1 मंथ का काउंट कर लेना, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 15% फॉर 1/12 फॉर 1 मंथ, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 250 इसमें आया था ना हमारे पास, उसका हाफ कर लो 125। तो ये 125 किसको डिस्काउंट देगा, ड्रॉई को। ड्रॉई को छोड़ देगा ये पैसा कि इतना आप कम दे दो, क्योंकि 1 महीना पहले भी तो दे रहा है, वो जितना पेमेंट पहले दे रहा है उतने से हम उसको डिस्काउंट, मतलब ड्रॉअर जो है उसको ड्रॉई को डिस्काउंट दे देगा। तो ये इसका उसके बाद वो उसका जो बिल है वो क्लियर, मतलब ड्यू डेट से पहले ही, ड्यू डेट से पहले दे रहा है तो ड्यू डेट से पहले ही उसका बिल जो है वो रिटायर हो जाएगा। तो रिटायरिंग के टाइम पे होगा क्या, जिस डेट पे भी वो दे रहा है, सपोज अभी 13 फरवरी को देना था लेकिन वो 13 जनवरी को दे रहा है,
तो अब उस केस में मैं एक सिचुएशन एंट्रीज बता देती हूँ आपको। अमाउंट आपको समझ आ गया, 125 जैसे हमने निकाला है, ये पेमेंट, ये अमाउंट उसको डिस्काउंट एज ए रिबेट दिया जाएगा। ठीक है, उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे। तो एंट्रीज क्या होंगी वो भी मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ जो एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री इसको सेम है, सेल करने की, देन बिल यहाँ पर ड्रॉ करने की। अब पेमेंट तो आनी मैच्योरिटी पे, नॉर्मल केस में मैं देखूंगी, ड्रॉर के केस में नॉर्मल पेमेंट आपकी जो रिसीव करेगा वो मैच्योरिटी डेट पे करेगा, लेकिन वाई ने उसको पहले ही पेमेंट कर दी है। कब पेमेंट कर दी है उसने? सपोज कर लो 1 महीना पहले कर दिया है, 13 फरवरी की जगह 13 जनवरी को कर दी है, यहाँ 1 मंथ बिफोर हो गया ना। तो एंट्री जब ये तो पेमेंट रिसीव कर रहा है तो बैंक विल बी डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन मैंने कहा था 1 महीने पहले जब वो ये पेमेंट रिसीव करेगा तो ये पर्सन वाई को डिस्काउंट दे देगा, और इस डिस्काउंट का हम यहाँ पर नाम देंगे रिबेट। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी? रिबेट, यानी कि ये रिसीव कम करेगा, 125 रुपीज कम रिसीव करेगा, रिबेट के नाम से उसको एक कुछ पैसा छोड़ दिया जाएगा, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और बाकी एंट्री आपकी सेम ही है, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। एंट्री आप करते हो बैंक डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, नॉर्मल एंट्री आपकी यही रहती है, लेकिन यहाँ आप 125 रुपीज उसको कम ले रहे हो उससे, 10,000 में से, तो 10,000 9,875 रुपीज रिसीव करेगा ये 1 महीना पहले। उसने कुछ पैसा उसको छोड़ दिया, और वो मैंने कैसे कैलकुलेट किया आपने देख लिया। और वाई के सिचुएशन में क्या होगा? फर्स्ट 2 एंट्री विल बी सेम इन द केस ऑफ ड्रॉइंग, जैसे हम पहले 2 एंट्रीज करते हैं वो परचेज डेबिट टू एक्स, और सेकंड एंट्री हमारी थी एक्स डेबिट टू बिल्स पेएबल, वो आपने सेम एंट्रीज करनी है 10 दिसंबर की आज की डेट में ही, लेकिन मेच्योरिटी से पहले पेमेंट कर रहा है, तो थर्ड एंट्री आपकी 13 जनवरी को हो जाएगी, और ये पेमेंट रिसीव कर रहा है तो ये पेमेंट कर रहा है। पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? वैसे आप नॉर्मली एंट्री जो करते हैं वो करते हैं बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट की, नॉर्मल एंट्री ये होती है अगर ये पूरा पैसा देता है। लेकिन इसने क्या किया? 125 कम दिया है, और वो कम जो है वो किस वजह से हुआ है? क्योंकि इसको रिबेट मिला है, किसके थ्रू? एक्स ने इसको रिबेट दिया है 125 का, तो रिबेट ऑन बिल के नाम से इसको क्रेडिट करना है 125, और बैंक में कितना जाएगा? 9875, लेकिन बिल पूरे 10,000 का रिटायर होगा यहाँ पर। ठीक है, बिल कंप्लीटली रिटायरिंग है यहाँ पर। तो वाई रिटायर हिज एक्सेप्टेंस बिफोर द ड्यू डेट। ड्यू डेट तो अभी 13 फरवरी को आनी है, लेकिन उससे पहले ही उसने अपना बिल रिटायर कर दिया। ये सिचुएशन थी और ये उसकी एंट्रीज है। ठीक है, एक ही एग्जाम्पल मैंने लिया है और उसी से मैं आपको सारी एंट्रीज क्लियर करती जा रही हूँ। आगे जो हमारा मेन टॉपिक आ जाता है वो होता है डिसऑनर ऑफ अ बिल। डिसऑनर मतलब होता है कि जो बिल अब ये वाई पे करने वाला था ये नहीं पे कर पा रहा, ये उसने इज नॉट एबल टू पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑन द मेच्योरिटी डेट। ये उस टाइमिंग में जब उसको पेमेंट करना था तब ये इसको देने के लिए लायकेबल नहीं है, तो उस केस में अब ये पेमेंट क्या हो जाएगा? डिसऑनर हो जाएगा बिल। ठीक है, बिल जो लिखा गया था वो अब डिसऑनर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अब होगा क्या? अगर तो बिल सपोज कर लो जो भी है, अगर बैंक के पास है कुछ भी है तो उसके ऊपर कुछ चार्जेस पड़ जाते हैं, यानी कि चार्जेस जो है वो कौन पे करेगा? अभी एट ए टाइम तो हो सकता है पेमेंट जो है वो ड्रॉ करता है, लेकिन वो किसके बिहाफ पे करेगा? ड्रॉई के बिहाफ, क्योंकि ये गलती किसकी है? ड्रॉई की है, ड्रॉर की तो नहीं है ना। ड्रॉअर ने अगर इसके बिहाफ पे वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए तो अब ये कहां से रिसीव करेगा वो एक्स्ट्रा चार्जेस भी? वाई से। 10,000 तो लेना ही है, प्लस कुछ चार्जेस भी और इसको इसने पे करे हैं वाई के बिहाफ पे, जस्ट बिकॉज ऑफ डिसऑनर ऑफ द बिल। तो इसलिए वाई जो है लाइबल होगा टू पे, एक तो प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही है, प्लस नोटिंग चार्जेस। ठीक है, प्लस नोटिंग चार्जेस भी ये पे करेगा उसको, अगर ये एट ए टाइम कैश में पेमेंट कर देता है तो।